नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है भाई साहब, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। यहाँ पर लॉस तो देखने को मिलने ही वाला है। तो कितना शेयर टूटता हुआ नजर आ सकता है और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। IRCTC के बारे में बात करें उससे पहले यहाँ पर अगर आपने मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस में तेजी क्यों आई है वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पोर्टफोलियो रिव्यू का प्रोसीजर यहाँ पर मैंने आपको दिया है, इस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं IRCTC का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1370 रुपीज़, जो कि हमें यहाँ पर आज फ्लैट ही दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 22,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो 41.48 है। यहाँ पर इंडस्ट्री के पी से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक वाला बिजनेस है। यहाँ पर रेलवेज ने सिर्फ और सिर्फ IRCTC को ही ऑथोराइज किया है। यहाँ पर जो भी केटरिंग सर्विसेज है यहाँ पर IRCTC कर पाता है। ऑनलाइन टिकटिंग में यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक यहाँ पर बिजनेस है, तो इंडस्ट्री के पी के साथ इसे कंपेयर करना गलत होगा। प्राइस टू बुक रेशियो है 16.51। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.91% के आसपास की डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर दिखाई देती है। आज की डिलीवरेबल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 27% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं ठीक ठाक डिलीवरी है। ज़्यादा यहां पर बहुत ही स्ट्रांग डिलीवरी नहीं कहेंगे, ज़्यादा वीक डिलीवरी इसे हम नहीं कह सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर सारे अमाउंट रुपीज़ इन लैक्स में दिए गए हैं। अगर बात करें टोटल रेवेन्यू के बारे में तो आप देख पाएंगे 15,647 लैक्स के आसपास की रेवेन्यू हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीचे आती हुई नजर आ रही है। आप देख पाएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में भारी गिरावट हमें यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं लॉस देखने को मिल रहा है। 2,460 लैक्स का लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि 15,000 लैक्स के आसपास का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल में 7,000 लैक्स के आसपास का प्रॉफिट था। और ये यहाँ पर हमें लॉस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये हमें पता ही था कि यहाँ पर लॉस देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि ट्रेन्स भाई साहब चल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर कैसे हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, कैसे यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कोई सर्विसेज यहाँ पर हो ही नहीं रही थी, तो यहाँ पर प्रॉफिट देखने का तो कोई चांस ही नहीं बनता था। यहाँ पर सेगमेंट के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे केटरिंग हो, रेल नीर हो, इंटरनेट टिकटिंग हो, टूरिज्म हो, स्टेट तीर्थ हो, या तो आप देख पाएंगे हर जगह पर हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर बात करें यहाँ पर सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में तो हर एक सेगमेंट में यहाँ पर हमें लॉस ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट टिकटिंग को छोड़कर। तो इंटरनेट टिकटिंग में हमें इतना ज़्यादा लॉस नहीं देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है, कम से कम प्रॉफिट देखने को तो मिल रहा है। लेकिन केटरिंग में, साथ ही साथ रेल नीर में, टूरिज्म में यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस देखने को मिल रहा है। भारी भरकम लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, यहाँ पर मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पर कहा था कि IRCTC का बिजनेस ऑफकोर्स हमें अफेक्ट होता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर जो है वो काफ़ी कम चलती हुई नजर आ रही थी। क्वार्टर वन में तो स्पेशली बंद ही यहाँ पर थी, और स्पेशली यहाँ पर उन्होंने कह भी दिया था कि सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर वन के रिजल्ट खराब नहीं आएंगे, क्वार्टर टू के भी रिजल्ट्स खराब आएंगे। उनका मानना है कि अक्टूबर से हमें यहाँ पर जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। वापस जो क्राउड है वो अक्टूबर से हमें वापस आता हुआ नजर आ सकता है। अक्टूबर का मतलब क्या हुआ, वो हो गया क्वार्टर थ्री में इंक्लूड होता है। यहाँ पर क्वार्टर टू में हमें इंक्लूड आएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट का तो मानना यही है कि रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। जो भी रिकवरी है अक्टूबर से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के जो नेक्स्ट नंबर्स रहेंगे वो हमें पॉजिटिव होते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का खुद यहाँ पर मानना है। तो यहाँ पर स्थिति आपके सामने, यहाँ पर आपको पता चल गया कि क्वार्टर टू के नंबर्स भी यहाँ पर वीक आएंगे, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। और क्वार्टर वन के नंबर्स तो आपके सामने है, लॉस ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी था। तो यहाँ पर कितनी गिरावट हो सकती है उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले ये 2000 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 900 के आसपास सपोर्ट लिया और अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी, लेकिन फिर ये एक ही रेंज में फंसता हुआ नजर आया था और अभी भी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, फिर भी ये स्टॉक हमें 1300 से 1500 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और उसका जेन्युइन रीजन भी है, कंपनी काम ही नहीं कर रही है तो शेयर में तेजी भी नहीं आ सकती। लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी भी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हमें गिरावट भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फिलहाल
स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर आज के कैंडल के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिल रही है। ओपनिंग हुई, उसके बाद काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वो गिरावट हमें कवर होती हुई नजर आई थी और ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही, यानी कि ओवरऑल एक पॉजिटिव कैंडल का यहाँ पर निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना है, टेक्निकल एनालिसिस समझना है, तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आप रेफर कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपको दे दी है। और यहाँ पर काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ओवरऑल काफी समय से एक ही सिचुएशन में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 47.77। आप देख पाएंगे काफी समय से ये एक ही जोन में हमें एमएफआई का नंबर भी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 52.58। आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर भी एक ही जोन में अटकता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर एमएसीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएसीडी में जो फिलहाल क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है वो एक बुलिश क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिचुएशन कोई साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से जो हिस्टोग्राम बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेबल हिस्टोग्राम में ज्यादा मूवमेंट ओवरऑल देखने को नहीं मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड भी कितना ज्यादा यहाँ पर हमें फॉलो करता हुआ नजर आता है। एक ही रेंज में स्टॉक काफी समय से ट्रेड कर रहा है, ना ही ज्यादा ऊपर जा पा रहा है ना ही ज्यादा नीचे आ पा रहा है। लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट ले लेता है, वापस ऊपर जाता है, वापस अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है, वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर अपर बैंड का लेवल है 1399 का लेवल, मीडियन है 1363 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 1327 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1357 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर फिलहाल स्टॉक को फेस करना पड़ा है वो लेवल है 1456 के आसपास का लेवल। अगर उसके नीचे के रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 1400 का रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1301 का सपोर्ट दिखाई है, उसके भी नीचे जाए तो 1258 का लेवल भी हमें एज ए सपोर्ट दिखाई दे सकता है। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद धमाकेदार गेंस हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2000 के स्टॉक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद गिरावट हुई, रिकवरी हुई और एक ही जोन में ये स्टॉक अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है? तो ऑफकोर्स गिरावट तो हो सकती है, लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लॉस एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पर Q1 के रिजल्ट बुरे ही आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ IRCTC की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक कंपनी के बुरे ही आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड ही माना गया था, ऐसा माना गया था। इसी वजह से ज्यादा गिरावट किसी भी स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिल रही है। और स्पेशली IRCTC में तो ये पता ही था कि यहाँ पर कामकाज ही नहीं है, पैसेंजर व्हीकल सब कुछ यहाँ पर बंद चल रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर बंद चल रहे हैं, तो यहाँ पर IRCTC का धंधा हो ही नहीं रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर लॉस देखने को मिलने ही वाला है। तो यहाँ पर शेयर अगर टूटेगा तो इसका रीजन यहाँ पर Q1 के रिजल्ट्स के अलावा दूसरा एक रीजन है, जो कि है OFS। यहाँ पर न्यूज आई है कि यहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्टेक OFS के माध्यम से IRCTC में रिड्यूस करना चाहती है। तो इसका फ्लोर प्राइस क्या डिसाइड होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर यहाँ पर OFS का प्राइस काफी ज्यादा नीचे डिसाइड होता है तो हमें भारी गिरावट IRCTC में देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और BDL में देखने को मिल रही थी। तो OFS का प्राइस क्या आता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। अगर OFS का प्राइस नीचे आता है तो भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है, और क्वार्टर के रिजल्ट्स के हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसके चांसेस मुझे पर्सनली काफी ज्यादा कम दिखाई देते हैं, आपके कोई अलग राय हो सकती है। और ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस बुक करने को मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। एक तो मोनोपोली वाला बिजनेस है, तो यहाँ पर डरने की तो जरूरत बनती ही नहीं है। और अगर यहाँ पर डर भी रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। तो मेरा तो यहाँ पर डरने का कोई भी रीजन मुझे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर OFS का प्राइस क्या डिसाइड होता है उस पर ही सारी बातें यहाँ पर टिकी हुई है। और यहाँ पर फिलहाल तो IRCTC का बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर आपने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो मेरा मानना है निकल जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा, बाकी डिसीजन आपका है, क्योंकि फिलहाल कामकाज नहीं चल रहा है। मैनेजमेंट का भी कहना है कि यहाँ पर कामकाज नहीं कर पाएंगे, 1-2 महीने और यहाँ पर निकल जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर निकल जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। अगर कोई जंप देखने को मिलता है तो उससे ऐसा अपॉर्चुनिटी लीजिए और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो अगर यहाँ पर OFS का प्राइस ठीक ठाक निकल कर आता है, यानी कि मार्केट प्राइस के आसपास ही निकल कर आता है, 1300 के आसपास ही निकल कर आता है, तो वहां पर ही आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह ही हमें सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है। और जो नेक्स्ट लेवल है वो इसका
200 के आसपास का लेवल, जो कि 200 डेज के ईएमए के भी आसपास बनकर आता है। लेकिन ये सारे लेवल्स के बारे में बात करें उससे पहले ओएफएस का प्राइस क्या डिसाइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पहले भी एचएल और बीडीएल में काफ़ी लोग यहाँ पर लेवल्स के बारे में बात कर रहे थे कि ये लेवल पर आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा देगा या फिर शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा देगा। लेकिन ओएफएस का प्राइस आया और तुरंत ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, निकलने का मौका ही नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ओएफएस का प्राइस यहाँ पर भी नीचे दिखाई देता है तो आईआरसीटीसी में भी सेम सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ओएफएस का प्राइस क्या आता है उसी के बाद हम यहाँ पर लेवल्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।